हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, जैसे पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो। ये वीडियो सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। और आज का हमारा टॉपिक है यूरोप में पुनर्जागरण। तो आज हम चर्चा करेंगे यूरोप में पुनर्जागरण से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुनर्जागरण का अर्थ, पुनर्जागरण की विशेषता और प्रकृति से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही पुनर्जागरण के कारण, पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में क्यों हुआ, पुनर्जागरण के प्रभाव चाहे वह साहित्य, कला, विज्ञान या मानवतावाद पे हो, और पुनर्जागरण के परिणाम से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, इस वीडियो को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि न केवल आपके जो एग्जाम में पूछे जाने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्लियर होंगे, बल्कि आपको पुनर्जागरण जो टॉपिक है, यूरोप में पुनर्जागरण, उसके प्रति आपकी समझ भी बेहतर होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इसके अतिरिक्त आप हमें एक्स जो फॉर्मल ट्विटर है उसके ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके ऊपर हम जीके, करंट अफेयर और डेली न्यूज एनालिसिस से संबंधित जो टॉपिक है उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमें व्हाट्सअप और जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ही हमारा ये है कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है। देखिए, पुनर्जागरण को समझने के लिए पहले हमें इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि विश्व इतिहास का जो क्रोनोलॉजी है वो हमें पता होनी चाहिए। हमने भारत का इतिहास पढ़ा, उसमें हमने देखा कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। उसी प्रकार से विश्व के इतिहास को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्राचीन विश्व का इतिहास, मध्यकालीन विश्व का इतिहास और एक हो गया आधुनिक विश्व का इतिहास हो गया। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्राचीन विश्व के इतिहास की चर्चा करते हैं। तो देखिए, प्राचीन विश्व के इतिहास में हम प्रारंभ से लेकर 5वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड है उसमें हम चर्चा करते हैं। प्राचीन विश्व के इतिहास की हम चर्चा करते हैं। और इस टाइम पीरियड में हम प्राचीन जो रोम और जो यूनान की जो समृद्ध संस्कृति थी उसका हम अध्ययन करते हैं प्राचीन विश्व के इतिहास के अंतर्गत। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं मध्यकालीन विश्व के इतिहास की चर्चा करते हैं। तो मध्यकालीन जो विश्व का जो इतिहास है इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है ये माना जाता है 5वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक। और इसको भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आ जाएगा 5वीं से लेकर 9वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड है इसको इतिहासकारों ने कहा है अंधकार का काल, अंधकार युग कहा है। उसके बाद में आ जाता है दूसरा जो आ जाता है 9वीं से और जो 11वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड है इसे कहा गया है प्रारंभिक मध्यकालीन विश्व का इतिहास, प्रारंभिक मध्यकालीन विश्व का इतिहास। और तीसरा आ जाता है 11वीं से और 14वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड है इसे कहा गया है उत्तर मध्यकालीन विश्व का इतिहास। अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो अंधकार का युग है ये क्यों कहा गया है, मध्यकालीन जो विश्व का इतिहास है इसे अंधकार का युग क्यों कहा गया है। देखिए, मध्यकाल में क्या होता है कि जो प्राचीन रोम और यूनान की जो समृद्ध संस्कृति होती है इसका जो ज्ञान होता है ये विलुप्त हो जाता है। और इसका जो परिणाम निकलता है वह है कि रूढ़िवादी जो चर्च है उसका मनुष्य के मस्तिष्क पर आवरण छा जाता है। और इसका परिणाम ये निकलता है कि मनुष्य का जो बौद्धिक विकास है वह अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, इसी कारण से मध्यकालीन जो विश्व का इतिहास है इसे अंधकार का युग कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य ने शिक्षा को छोड़ दिया था और वह धर्म के ऊपर क्या करने लगा था, अंधविश्वास करने लगा था। और इसी वजह से इसे अंधकार का युग कहा जाता है। लेकिन मध्य युग में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे मनुष्य में नवीन चेतना का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? नवीन चेतना का उदय हुआ। और इसका परिणाम यह निकला कि रूढ़िवाद का स्थान तो ले लेता है तर्क ले लेता है, और अंधविश्वास का जो स्थान है वह ले लेता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण ले लेता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ले लेता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्राचीन जो रोम और यूनान की संस्कृति से जो प्रेरणा लेकर या प्रभावित होकर जो मनुष्य का जो बौद्धिक और जो सांस्कृतिक आंदोलन होता है, बौद्धिक और जो सांस्कृतिक आंदोलन होता है उसे ही पुनर्जागरण कहा जाता है। और इसी टाइम पीरियड से शुरुआत मानी जाती है
आधुनिक विश्व के इतिहास की, यानी 15वीं शताब्दी और उसके जो बाद का जो टाइम पीरियड है उसका हम अध्ययन करते हैं आधुनिक विश्व के इतिहास से। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पुनर्जागरण काल से ही आधुनिक विश्व के इतिहास की शुरुआत होती है। अब हम चर्चा करते हैं कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, पुनर्जागरण को अंग्रेजी में कहते हैं रेनेसा। अंग्रेजी में कहते हैं इसे रेनेसा कहते हैं। और ये जो रेनेसा है ये फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है पुनर्जन्म, यानी पुनः जागना। और यहाँ पर पुनः जागना है ज्ञान का, यानी जो प्राचीन रोम और यूनान की जो संस्कृति है, ज्ञान है, उसका पुनः लौटना एक तरीके से क्या कहलाएगा, पुनर्जागरण कहलाएगा। या हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जो पुनरुद्धार होता है उसे हम पुनर्जागरण कह सकते हैं। या मनुष्य के अंदर जो नवीन चेतना या नई भावना आती है उसे भी हम पुनर्जागरण कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो पुनर्जागरण का अर्थ है पुनरुद्धार, पुनर्जन्म या नई भावना, तीनों ही हो सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, अर्थात ए और बी दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ। तो देखिए, यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है इटली में। इटली में लगभग 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है और 16वीं शताब्दी के आते आते पुनर्जागरण है ये संपूर्ण यूरोप में फैल जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है इटली, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वह मुख्य घटना जिसने यूरोप में पुनर्जागरण को जन्म दिया। देखिए, अभी हमने चर्चा की थी कि पुनर्जागरण की शुरुआत होती है 14वीं शताब्दी में, इटली में होती है और 16वीं शताब्दी तक लगभग पूरे यूरोप में फैल जाता है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है इसको लेकर भी विद्वानों में अलग अलग मत है कि पुनर्जागरण की शुरुआत कब हुई, कब ये संपूर्ण यूरोप में फैलता है। कुछ का मानना है कि 13वीं शताब्दी में हो गई थी, कुछ का मानना है कि 15वीं शताब्दी में होती है और ये लगभग 17वीं शताब्दी तक संपूर्ण यूरोप में फैलता है। तो यहाँ पर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है। मोटे तौर पर यह माना जाता है कि इसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी में हो गई थी इटली में और संपूर्ण यूरोप में लगभग 16वीं शताब्दी में फैल गया था। अब यदि हम बात करें, घटना की बात करें कि वह कौन सी घटना है जिनसे पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है, या हम कह सकते हैं कि आधुनिक जो विश्व का इतिहास है या जो आधुनिक युग है उसकी शुरुआत मानी जाती है, इसको लेकर भी विद्वानों में अलग अलग मत है। कुछ का मानना है कि 14वीं शताब्दी में यूरोप में प्लेग नामक रोग आया था जिसे ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं, और यह रोग आया था 1348 से लेकर 1351 के मध्य में। तो यहाँ पर जो 1351 के बाद में जो परिवर्तन हुए, तो कुछ विद्वानों को मानना है कि यहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, जबकि अन्य का मानना है कि 15वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया कुस्तुनतुनिया और ये कुस्तुनतुनिया पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, इस पर अधिकार हो जाता है तुर्कों का। इस घटना से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है कि ओटोमन तुर्क द्वारा कुस्तुनतुनिया पर विजय, तो यहाँ पर यही जो ऑप्शन है वह सही माना जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय से ही पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है, और कुस्तुनतुनिया पर जो तुर्कों की विजय हुई थी यह हुई थी 29 मई 1453 ईस्वी को। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत किस क्षेत्र में हुई थी। तो देखिए, इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत कला और वास्तुकला दोनों से मानी जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुनर्जागरण शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, पुनर्जागरण शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किया गया था यह एक इटली के विद्वान थे वैसारी, उनके द्वारा किया गया था 16वीं शताब्दी में। कब किया गया था, 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया गया था। और वैसारी ने इस शब्द का प्रयोग किया था वास्तुकला और शिल्प कला के लिए, यानी वास्तुकला और शिल्प कला में जो परिवर्तन हुए उनके लिए वैसारी ने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद में हम बात करते हैं दीद्रो। दीद्रो ने इस शब्द का व्यापक अर्थ दिया 18वीं शताब्दी में, और दीद्रो ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। इनकी एक पुस्तक थी एनसाइक्लोपीडिया, जिसमें इनका मानना था कि कला और साहित्य में जो परिवर्तन हुए हैं उसको पुनर्जागरण कहा गया है। इसके अतिरिक्त एक और विद्वान थे रॉबर्ट एरगोन्स। इनका मानना था कि मध्य युग से आधुनिक युग में लाने के लिए जितने भी परिवर्तन हुए हैं
उन सभी परिवर्तनों को रॉबर्ट एरोगेंस ने पुनर्जागरण माना है, चाहे से वे सामंतवाद का पतन हो, चाहे से वे चर्च का जो प्रभुत्व है वो कम होना हो, चाहे से कुतुबनुमा एक यंत्र है जिसे हम कंपास भी कहते हैं, दिशा सूचक यंत्र होता है, जिसकी वजह से समुद्र में जो यात्रा करना है वो ज़्यादा सुविधाजनक रहा या सफल रहा, हम कह सकते हैं आसान हुआ कुतुबनुमा की वजह से। या हम कह सकते हैं जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार है। तो इन सभी परिवर्तनों के लिए रॉबर्ट जो एरोगेंस हैं इन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। तो सबसे पहले प्रयोग किया था वैसारी ने। इटली के विद्वान हैं वैसारी। इनके द्वारा 16वीं शताब्दी में वास्तुकला और जो शिल्प कला में जो परिवर्तन होता है उसके लिए पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ किस नगर से माना जाता है। देखिए अभी हमने देखा कि पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में होती है और इटली से यह संपूर्ण यूरोप में फैल जाता है। यदि हम बात करें कि इटली का वह कौन सा नगर है जिससे पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी, तो वह नगर है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस से क्यों मानी जाती है कि फ्लोरेंस को कहा जाता है विद्वानों का नगर। पुनर्जागरण के प्रारंभ होने में या पुनर्जागरण में जो सहयोग देने में जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं उनमें अधिकतर का जन्म है ये फ्लोरेंस में हुआ है, जिनमें नाम आ जाते हैं दांते का नाम आ जाता है, पेट्रार्क का नाम आ जाता है, बुकासियो का नाम आ जाता है जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, माइकल एंजेलो का नाम आ जाता है, लियोनार्डो विंची का नाम आ जाता है जिन्होंने प्रसिद्ध मोनालिसा नामक एक चित्र बनाया था। इसके अलावा मैकियावेली का नाम आ जाता है। जो जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं इनका जन्म फ्लोरेंस में हुआ था। तो यदि किसी नगर को माना जाए जिससे पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ है तो वह है फ्लोरेंस। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यह है पुनर्जागरण की प्रकृति और विशेषता को लेकर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 3 तथ्य दिए हुए हैं और इसके आधार पर हमें सही कूट का चुनाव करना है। तो देखिए पहला जो कथन दिया हुआ है वह है कि प्राचीन रोम और यूनान की सभ्यता से प्रेरित होकर पुनर्जागरण शुरू हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी हमने चर्चा की थी कि प्राचीन यूनान और रोम की जो सभ्यता और संस्कृति से ही प्रेरित होकर जो बौद्धिक और जो सांस्कृतिक आंदोलन हुआ था उसे ही हम पुनर्जागरण कहते हैं। तो ये इसकी एक प्रमुख विशेषता हो गई। दूसरा, अतीत से प्रेरित होने के बावजूद पूर्णतः प्रतिगामी न होकर प्रगतिशील था। देखिए ये पुनर्जागरण है, ये अतीत से प्रेरित था, यानी प्राचीन विश्व के इतिहास की जो संस्कृतियां हैं यूनान और रोम की उनसे प्रेरित था। लेकिन इसके बावजूद प्रतिगामी, प्रतिगामी का अर्थ होता है पीछे हटना या पीछे की ओर जाना, वह ना होकर ये प्रगतिशील था, प्रोग्रेसिव था, ये आगे की ओर गया, मानवतावाद को आगे की ओर लेके गया। तीसरा जो कथन है ये रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों के विपरीत था, बिल्कुल सही है। इसमें तार्किकता को महत्व दिया गया है। तो यहाँ पर कथन 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह भी पुनर्जागरण की विशेषता और प्रकृति से संबंधित है। इसमें भी 3 कथन दिए हुए हैं और इन्हीं कथनों के आधार पर हमें सही कूट का चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला कथन दिया हुआ है कि पुनर्जागरण कला प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित थी, बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो कला थी यह प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित थी। धर्म को न चुनकर इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य को चुना। दूसरा है ग्रीक और लैटिन भाषा के स्थान पर देशज भाषाओं का प्रयोग हुआ और साथ ही लौकिक साहित्य का विकास हुआ। देखिए पुनर्जागरण से पहले अधिकतर जितने भी साहित्य का जो सर्जन हुआ है या तो वह ग्रीक भाषा में होता था या फिर वह लैटिन भाषा में होता था। लेकिन पुनर्जागरण काल से या उसके बाद में देशज जो आम भाषाएं थी लोगों की, इतावली भाषा हो गई, अंग्रेजी हो गई, फ्रेंच हो गई, इन भाषाओं में साहित्य का सर्जन हुआ। साथ ही लौकिक साहित्य का भी यहाँ पर विकास हुआ। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा है मानवतावादी विचारों से प्रेरित, ये बिल्कुल सही है कि पहली बार देखिए मध्यकाल में हमने देखा है कि मनुष्य पूर्ण रूप से चर्च का जो आवरण था या हम कह सकते हैं कि चर्च के इर्द गिर्द अपने आप को देखता था, या हम कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु में जो होता था वह धर्म या भगवान होता था। लेकिन पुनर्जागरण या उसके बाद में जो केंद्र में होगा वह है मानव, यानी अब मानव के उत्थान के बारे में सोचा जाने लगा और इसे ही मानवतावाद कहा जाता है, यानी ये मानवतावादी विचारों से प्रेरित। तो यहाँ पर भी कथन 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता क्या है। इनमें से कोई एक ऑप्शन है वो सही है, उसका हम चुनाव करेंगे। अंधविश्वास, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि पुनर्जागरण है ये अंधविश्वास पर आधारित नहीं था, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित था। पाखंड का प्रचार, ये भी बिल्कुल गलत है
मूर्तियों का जो निर्माण है ये पुनर्जागरण से पहले से ही होता आया है। पुनर्जागरण में इसमें कुछ सुधार हुआ है, लेकिन मूर्तियों का निर्माण पहले से ही होता आया है, तो ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। सबसे अंत में है मानवतावाद। देखिए पुनर्जागरण में क्या होता है कि अब मनुष्य है वह केंद्र बिंदु में है और उसी की प्रगति, उसी के उत्थान के बारे में सोचा जाता है। तो यहाँ पर जो मानवतावाद है ये पुनर्जागरण की एक प्रमुख विशेषता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात मानवतावाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, तो उसकी हमें पहचान करनी है। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता के तत्व से युक्त, ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर किसी एक धर्म को महत्व नहीं दिया गया है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता के तत्व से युक्त था, ये बिल्कुल सही कहा गया है इसमें, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सत्य है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की, धर्म के प्रति सम्मान रखते हुए इसने धर्मेतर प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। धर्म के प्रति सम्मान जरूर रखा, लेकिन धर्म के अलावा जो प्रवृत्तियां होती हैं उनको यहाँ पर प्रोत्साहन दिया गया, तो ये कथन भी यहाँ पर सत्य है। यह लौकिकता पर बल, यहाँ पर स्वर्ग और नरक यानी जो भावना थी, परलोक वाली जो भावना थी, उसके ऊपर बल ना देकर मनुष्य का जीवन वह यह लोक यानी इसी लोक में कैसे सुधारा जा सकता है उसके ऊपर ज्यादा बल दिया गया, इसलिए यह कथन भी यहाँ पर सत्य है। ऑप्शन डी में है रूढ़िवादिता और अंधविश्वास पर आधारित, तो ये कथन बिल्कुल असत्य है क्योंकि जो पुनर्जागरण है ये रूढ़िवादिता पर आधारित नहीं था, ये तर्क पर आधारित था। यह अंधविश्वास पर आधारित नहीं था, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी गलत है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी असत्य कथन है यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि पुनर्जागरण के कौन कौन से कारण हैं, उसके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है क्रूसेड। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रूसेड होता क्या है। 11वीं से और 13वीं शताब्दी के मध्य में ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य में पवित्र स्थान यरूशलेम को लेकर जो धार्मिक युद्ध हुए उसे कहा जाता है क्रूसेड कहा जाता है। देखिए क्रूसेड की शुरुआत क्यों होती है, 1076 ईस्वी में ईसाइयों के लिए पवित्र माने जाने वाला यरूशलेम जो वर्तमान में इजराइल में है, इस पर मुसलमानों का अधिकार हो जाता है और इसी को पुनः प्राप्त करने के लिए ईसाइयों के द्वारा 11वीं से और 13वीं शताब्दी के मध्य में जितने भी युद्ध लड़े गए इसे क्रूसेड कहा जाता है। और इस क्रूसेड का परिणाम क्या निकला कि इससे यूरोप वासी हैं ये पूर्व की संस्कृति से परिचित हुए जो पुनर्जागरण में बहुत अधिक योगदान देती है, तो यहाँ पर यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा होता है व्यापारिक समृद्धि। देखिए क्रूसेड के बारे में कहा जाता है कि क्रूसेड मेड यूरोप रिच, यानी क्रूसेड ने यूरोप को रिच बनाया, धनवान बनाया। कैसे बनाया कि क्रूसेड की वजह से इनका पूर्व की संस्कृति के साथ संबंध होता है, उनसे इनके व्यापारिक संबंध होते हैं, व्यापारिक संबंध होते हैं जिससे इनमें अर्थव्यवस्था इनकी सुधरती है। हम कह सकते हैं कि धन का आगमन होता है और इसी धन के आगमन से एक नवीन वर्ग का जन्म होता है, मध्यम वर्ग कहते हैं जिसे, और इस मध्यम वर्ग या हम कह सकते हैं एक नवीन धनिक वर्ग का उदय होता है। इस धनिक वर्ग ने अपने जो धन का प्रयोग है ये विद्या अर्जन करने में और उसका संरक्षण करने में लगाया, तो यहाँ पर ये कथन भी सही है कि पुनर्जागरण के एक प्रमुख कारणों में माना जाता है व्यापारिक समृद्धि माना जाता है। तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, और इस घटना से पुनर्जागरण की शुरुआत भी मानी जाती है। कैसे मानी जाती है, 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, और कुस्तुनतुनिया है ये पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, तो यहाँ पर रहने वाले जो विद्वान हैं या कुस्तुनतुनिया में जितने भी प्राचीन रोम और यूनान की संस्कृति को लेकर जितने भी दुर्लभ ग्रंथ हैं उनको लेकर वो आ जाते हैं, इटली में आ जाते हैं, और इससे भी पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर कथन 1, 2 और 3 तीनों ही सही है पुनर्जागरण के कारण को लेकर, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी पुनर्जागरण के कारण को लेकर है, जिसमें से 3 कथन दिए हुए हैं और हमें इन्हीं कथनों के आधार पर सही कूट का चुनाव करना है। सबसे पहले है अरब मंगोल संपर्क। देखिए यूरोप में अरब मंगोल संपर्क से क्या होता है कि यूरोपवासी कागज से परिचित होते हैं, बारूद से परिचित होते हैं, साथ ही वो कंपास से परिचित होते हैं। इसके अलावा एक इटली का एक यात्री था 1272 ईस्वी में, यह जाता है कुबलई खान के दरबार में। कुबलई खां एक मंगोल शासक होते हैं और इसके दरबार में जाता है इटली का एक विद्वान मार्को पोलो, और इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था और उसी यात्रा वृत्तांत से प्रभावित होकर वास्को डिगामा है चाहे कोलंबस है उसने समुद्री यात्राएं की, तो ये भी एक प्रमुख कारण माना जाता है।
दूसरा है नए आविष्कार। देखिए नए नए आविष्कार होने लगे थे, जैसे बारूद का आविष्कार है, ये चीन में होता है। इसके अलावा कागज़ का जो आविष्कार है, ये भी चीन में होता है। चीन के माध्यम से इस ज्ञान को अरबों ने जाना, और अरबों के माध्यम से ये ज्ञान कहाँ पर आता है? यूरोप में आता है। इसके अलावा कंपास, जिसे हम कुतुबनुमा कहते हैं, कंपास का आविष्कार भी होता है। और इस कंपास के आविष्कार से समुद्र में यात्रा करना संभव हो सका, समुद्री यात्रा संभव हो सकी, क्योंकि अब उन्हें दिशा का ज्ञान हो जाता था। समुद्र में जो यात्रा करने वाले लोग थे, अब वो भटकते नहीं थे। देखिए पुनर्जागरण में जो सबसे बड़ा जो आविष्कार माना जाता है वह है मुद्रण यंत्र का। मुद्रण यंत्र से मतलब होता है प्रिंटिंग प्रेस, और इसकी स्थापना यूरोप में होती है 15वीं शताब्दी में। सर्वप्रथम होती है जर्मनी में होती है। गुटेनबर्ग नामक एक व्यक्ति होता है, उसके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ पे की जाती है? जर्मनी में की जाती है। और 1454 ईस्वी में 31 पंक्तियों की एक पहली किताब छापी जाती है, जिसका नाम था द इंडल्जेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ। इसे पहली किताब का गौरव प्राप्त हुआ, मुद्रित किताब का। तो ये प्रमुख आविष्कार थे जिनकी वजह से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर कथन जो दो है वो भी सही है। नए नए नगरों की स्थापना हुई, फ्लोरेंस है, नेपल्स है, ठीक है। इस प्रकार के नए नए नगरों की स्थापना हुई। इन नए नए नगरों में एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय होता है, और ये अपने धन बल के आधार पर चर्च की जो आलोचना है वो करने में सक्षम होता है। तो यह भी एक पुनर्जागरण का प्रमुख कारण माना जाता है। तो यहाँ पर कथन 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों ही कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस का व्यापारी परिवार जिसके द्वारा अपने धन का उपयोग करके 10,000 दुर्लभ ग्रंथों को एकत्रित करके उनका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करवाया। तो देखिए वह फ्लोरेंस का व्यापारी था कैसिमो मेडिसी, और उनका पौत्र था लोरेंज कैसिमो। इनके द्वारा 10,000 दुर्लभ ग्रंथों को एकत्रित करके उनका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करवाया गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पहला क्रूसेड क्यों शुरू किया गया था? जो क्रूसेड युद्ध हुआ 11वीं शताब्दी से लेकर और 13वीं शताब्दी के मध्य में यरूशलेम को लेकर ईसाइयों और मुस्लिम समुदाय के बीच में। तो देखिए पहला क्रूसेड शुरू किया गया था, उसका रीजन था मुस्लिम शासन से यरूशलेम को मुक्त करवाना। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा कि 1076 ईस्वी में जो यरूशलेम है ईसाइयों के लिए पवित्र माना जाता है, इस पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, यानी मुसलमानों का अधिकार हो जाता है। और इस मुस्लिम शासन से मुक्त कराने के लिए ही पहला क्रूसेड हुआ था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पहले क्रूसेड के लिए 1095 ईस्वी में क्लरमोंट काउंसिल में किसके द्वारा आह्वान किया गया? तो देखिए पहले क्रूसेड के लिए जो आह्वान किया गया था वह किया गया था, उस समय पॉप थे अर्बन द्वितीय, उनके द्वारा ये आह्वान किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चिल्ड्रन क्रूसेड किसके लिए जाना जाता है? देखिए पांचवा जो क्रूसेड था ये 1212 ईस्वी में हुआ था, और इसे चिल्ड्रन क्रूसेड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें युवाओं को दिव्य प्रेरणा का दावा करते हुए यरूशलेम को मुक्त कराने के लिए प्रेरित किया गया। इसमें बहुत सारे बच्चों को भी यरूशलेम को मुक्त कराने के लिए ले जाया गया, लेकिन एक फ्रांसीसी व्यक्ति होता है स्टीवन, ये 30,000 बच्चों को लेके जाता है यरूशलेम को मुस्लिम शासन से मुक्त कराने के लिए, लेकिन उनको अफ्रीका के तटों में बेच देता है। ये बहुत बड़ी एक निंदनीय घटना हुई थी। इसीलिए इस क्रूसेड को चिल्ड्रन क्रूसेड के नाम से भी जाना जाता है। और इस क्रूसेड में दिव्य प्रेरणा का दावा किया गया था, जिसके तहत युवाओं यानी बच्चों का नेतृत्व किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तुर्कों के आक्रमण से कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन कब हुआ? देखिए कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे हिंदी में कुस्तुनतुनिया कहा जाता है, पहले हम इसका इतिहास जान लेते हैं। रोमन सम्राट हुए हैं कॉन्स्टेंटाइन, कॉन्स्टेंटाइन, और इनका जो शासन था ये 306 से 337 ईस्वी के मध्य में माना जाता है कॉन्स्टेंटाइन का। और इनके द्वारा रोमन साम्राज्य की एक और राजधानी बनाएगी। पहले तो रोम तो थी, इसके अलावा एक और राजधानी बनाएगी बाइजेंटाइन। पहले इसका नाम बाइजेंटाइन था, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन ने इसका नाम बदलकर कर दिया कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे हिंदी में हम कुस्तुनतुनिया कहते हैं। लेकिन इसके ऊपर 1453 ईस्वी में तुर्कों का आक्रमण होता है, 29 मई 1453 ईस्वी में। इसका जो नाम बदलकर कर दिया जाता है इस्तांबुल। तो वर्तमान में इसका नाम है इस्तांबुल।
देखिए कॉन्स्टेंटाइन के बाद में रोमन साम्राज्य के दो टुकड़े हो जाते हैं। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम बन जाती है। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी है यह होती है कुस्तुनतुनिया, जिसका प्राचीन नाम होता है बांजेटाइन। इसे बांजेटाइन साम्राज्य भी कहा जाता है और इस पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है 1453 ईस्वी में। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्डिनल बेसारियन का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से? तो देखिए कार्डिनल बेसारियन है जब 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, तो ये वहीं पर थे और यह अपने साथ 800 पांडुलिपि लेकर इटली पहुंचे थे। ऐसी दुर्लभ पांडुलिपियां जो हस्तलिखित थी उनको लेकर ये इटली पहुंचे थे, जिसमें प्राचीन यूनान और रोम की संस्कृति के बारे में लिखा हुआ था। इसलिए पुनर्जागरण के दौरान यूनानी पांडुलिपियों का इन्होंने क्या किया था, संरक्षण किया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए। अब हम चर्चा करते हैं कि पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में क्यों हुआ। अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो पुनर्जागरण है इटली में होता है और इटली से फिर धीरे धीरे ये संपूर्ण यूरोप में फैलता है। तो वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से पुनर्जागरण इटली में शुरू हुआ, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भौगोलिक स्थिति। देखिए इटली है ये भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है, इसलिए व्यापार का हमेशा से प्रमुख केंद्र रहा है और इसी वजह से इसकी जो भौतिक संपन्नता है वह हुई। और इसी भौतिक संपन्नता की वजह से इसकी जो आगे जो सांस्कृतिक उन्नति है उसका जो मार्ग है, सांस्कृतिक उन्नति का जो मार्ग है वह प्रशस्त हुआ। तो यह बिल्कुल सही है कि भौगोलिक स्थिति की वजह से भी इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण है, क्योंकि भूमध्य सागर के मध्य में था और व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा। दूसरा, नगरों की स्थापना हुई यहाँ पर। बहुत सारे नेपल्स है, फ्लोरेंस है, ठीक है, वेनिस है, इस प्रकार बहुत सारे यहाँ पर नगरों की स्थापना हुई। और इस नगर में एक नवीन वर्ग आता है जिसे हम कहते हैं मध्यम वर्ग, और यह मध्यम वर्ग अपने धन बल की वजह से चर्च की आलोचना करने में सक्षम था। तो इस वजह से भी इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ। हमने पढ़ा कि 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण हो जाता है या कब्जा हो जाता है, तो बहुत सारे जो विद्वान हैं जो प्राचीन पांडुलिपियां लेकर कहाँ पर पहुंचते हैं, इटली में। और इटली में उनके द्वारा क्या किया जाता है, उनको संरक्षण दिया जाता है। तो यह भी कारण था कि इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ। इसीलिए यहाँ पर कथन एक, दो और तीन तीनों ही सी हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह भी इटली में सर्वप्रथम पुनर्जागरण क्यों हुआ उसी को लेकर है। तो यहाँ पर भी 4 कथन दिए हुए हैं और इन्हीं कथनों के आधार पर हमें सही कूट का चुनाव करना है। तो जो पहला कथन है समृद्ध मध्यम वर्ग का, तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि इटली में नए नए नगरों की स्थापना होती है और इन्हीं नगरों में मध्यम वर्ग का उदय होता है, जिसने पॉप और सामंत की परवाह नहीं की और मध्यकालीन जो मान्यताएं हैं उनको नहीं माना। इसीलिए इटली में पुनर्जागरण की नवीन प्रवृत्तियों का संचार हुआ। ये कथन बिल्कुल सही है। पूर्व की समृद्ध संस्कृति से संपर्क, देखिए अभी हमने पढ़ा कि इटली भूमध्य सागर के मध्य में स्थित था, व्यापार का प्रमुख केंद्र था, पूर्व और पश्चिम के जो भी व्यापारी हैं वो इटली में ही आकर मिलते थे। तो ये वजह भी थी कि इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। दूसरा कारण था कि इटली प्राचीन रोमन सभ्यता की जन्मस्थली है। प्राचीन जो रोमन साम्राज्य होता था उसकी राजधानी रोम है जो इटली में ही है, तो उसकी जन्मस्थली भी इटली को ही माना जाता है। तो इस वजह से भी सबसे पहले जो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई वो इटली में हुई। चौथा कथन है कुस्तुनतुनिया के पतन पर विद्वानों का इटली में आश्रय देना। इसके बारे में भी हमने कई बार चर्चा की प्रीवियस क्वेश्चन में, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर चारों ही कथन बिल्कुल सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थात 1, 2, 3 और 4 चारों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण के प्रभाव से संबंधित जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है कि साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण का प्रभाव है और ये 4 कथन दिए हुए हैं। इन कथनों का चुनाव करते हुए हमें सही कूट का प्रयोग करना है। तो देखिए जो पहला कथन है वह है कि विषय वस्तु मानवीय समस्याएं, भावनाएं और वेदना आदि को अपनाया गया। यदि हम बात करें पुनर्जागरण में साहित्य के प्रभाव की, तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि पुनर्जागरण का जो साहित्य पर प्रभाव था, ये पुनर्जागरण से पहले और पुनर्जागरण के समय या बाद में जो प्रभाव था उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए पुनर्जागरण से पहले जो साहित्य होता था उसकी विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक हुआ करती थी, लेकिन पुनर्जागरण के बाद में जो विषय वस्तु है वो मानवीय समस्या से संबंधित होने लगी, भावनाओं को महत्व दिया जाने लगा, वेदना को महत्व दिया जाने लगा। तो यहाँ पर ये कथन है ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो यहाँ पर कथन है वह यह है कि पुनर्जागरण काल में गद्य शैली का विकास हुआ। ये भी बिल्कुल सही है,
क्योंकि इससे पहले केवल पद्य शैली विकसित थी। पद्य शैली से तात्पर्य होता है जिसमें कविताएं वगैरह लिखी जाती हैं, उसे पद्य शैली कहा जाता है। लेकिन पुनर्जागरण के बाद या पुनर्जागरण के समय में साहित्य में गद्य शैली का विकास हुआ। गद्य शैली से तात्पर्य होता है जिसके अंतर्गत नाटक, उपन्यास आदि लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो कथन 2 है वो भी बिल्कुल सही है। तीसरा जो कथन है वह है कि नाटक में व्यंग्य शैली का सूत्रपात हुआ। ये बिल्कुल सही है कि पुनर्जागरण के समय में नाटक में व्यंग्य शैली का सूत्रपात हुआ। तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वह भी सही है। चौथा कथन है कि पुनर्जागरण के समय में मुख्यतः जो लेखक होते थे वह पादरी होते थे और भाषा होती थी लैटिन। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पादरी लेखक हुआ करते थे ये हुआ करते थे पुनर्जागरण से पहले, और इनके द्वारा जो भाषा अपनाई जाती थी या तो लैटिन हुआ करती थी या हुआ करती थी ग्रीक। लेकिन यदि हम बात करें पुनर्जागरण के समय की बात करें तो पुनर्जागरण के समय में जो लेखक है वह जन सामान्य होने लगे एवं देशज भाषाओं का, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, उनका प्रयोग किया जाने लगा। तो यहाँ पर जो कथन 4 है वह गलत है, जबकि कथन 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण के प्रभाव से संबंधित हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत या पुनर्जागरण का प्रथम व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो देखिए, पुनर्जागरण का अग्रदूत और पुनर्जागरण का जो प्रथम व्यक्ति है वह कहा जाता है इटालियन साहित्यकार है दाते, उनको कहा जाता है। इनको इटालियन काव्य का जनक भी कहा जाता है। इटालियन काव्य का जनक भी कहा जाता है। इन्हें इटालियन काव्य का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम बोलचाल की भाषा, इटली की जो बोलचाल की भाषा थी टस्कनी, उसके अंदर इन्होंने अपने साहित्य का सर्जन किया। इसीलिए इन्हें इटालियन काव्य का जनक भी कहा जाता है। इनकी हम प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सबसे पहली आ जाती है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी इनकी जो सबसे प्रमुख रचना होती थी, और इनमें इन्होंने काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहली आ जाती है इन्फर्नो, इसके अंतर्गत नरक की यात्रा का वर्णन किया गया है, नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया गया है। दूसरी है इनकी, वह है परगेटरी। इसके अंतर्गत उन्होंने प्रायश्चित करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी यात्रा का वर्णन किया है। तीसरा जो भाग है डिवाइन कॉमेडी का वह है पैराडाइसो, और इसके अंतर्गत उन्होंने स्वर्ग में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है, यानी स्वर्ग की जो यात्रा है उसका वर्णन किया है। दूसरी जो इनकी प्रमुख रचना है वह है वितानोवो। वितानोवो का अर्थ होता है नया जीवन, और इसमें इन्होंने ब्रिटिश नामक एक महिला है उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। ब्रिटिश नामक एक महिला है उसकी सुंदरता का इन्होंने वर्णन किया है। तीसरी जो इनकी प्रमुख रचना है वह है दी मोनार्किया। ये पोप विरोधी होने के कारण इसे 1339 ईस्वी में सार्वजनिक रूप से इसे जलाया गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है दाते। दाते हैं ये पुनर्जागरण का अग्रदूत, पुनर्जागरण का प्रथम व्यक्ति। इसके अतिरिक्त इटालियन काव्य का जनक भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानवतावाद का जनक निम्नलिखित में से किस कवि को कहा जाता है। तो देखिए, मानवतावाद का जनक कहा जाता है पेट्रार्क को। क्यों कहा जाता है पेट्रार्क को मानवतावाद का जनक? क्योंकि देखिए, पुनर्जागरण से पहले जो साहित्यिक सर्जन होता था उसकी विषय वस्तु होती थी धार्मिक, यानी धार्मिक चिंतन को अपनाया जाता था। लेकिन पेट्रार्क पहला व्यक्ति था, इसने धर्म के स्थान पर लौकिक जो विषय है उसको अपनाया, यानी मानव के बारे में इन्होंने ज्यादा सोचा। मानव के इर्द गिर्द घूमने वाले जो सब्जेक्ट है उनको अपने साहित्य में ज्यादा अपनाया। इसीलिए जो फ्रांसिस्को पेट्रार्क है इन्हें मानवतावाद का जनक कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख रचना है उनमें सबसे पहले आ जाती है सोनेट टू लोरा। ये जो इनकी रचना है ये सोनेट है, और इनमें इन्होंने लोरा नामक जो महिला है उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। देखिए, सोनेट में क्या होता है, एक 14 पंक्तियों की एक कविता होती है जिसे सोनेट कहा जाता है, जिसको लोकप्रिय बनाने का काम किया था फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने किया था। इसके बाद में एक इंग्लिश कवि है चौसर, उनके द्वारा सबसे पहले इसको अंग्रेजी में भाषा है उसमें प्रयोग किया गया। और इसके अलावा एक और इंग्लिश कवि है शेक्सपियर, उनके द्वारा भी अनेक सोनेट लिखे गए थे। पेट्रार्क की दूसरी जो प्रमुख रचना है वह है अफ्रीका नामक एक लंबा गीत है। अफ्रीका नामक एक लंबा गीत है जिसमें सीपियों के जीवन का अद्भुत वर्णन किया है इन्होंने। तीसरी जो इनकी रचना है वह है फेमिलियर लेटर्स। फेमिलियर लेटर्स, ये इनकी प्रमुख रचना है। तो 3 यहाँ पर इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं, और फ्रांसिस पेट्रार्क को मानवतावाद का जनक कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी।
तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि इटली के प्रमुख साहित्यकार बोकासियो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें सही जो कथन है उसका चुनाव करना। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ए, वह है बोकासियो पेट्रार्क का शिष्य था। तो ये बिल्कुल सही है, बोकासियो पेट्रार्क का शिष्य था। दूसरा है बोकासियो को लैटिन गद्य का जनक कहा जाता है। लैटिन गद्य का जनक क्यों कहा जाता है? हमने चर्चा की थी कि पुनर्जागरण से पहले केवल पद्य में लिखा जाता था, लेकिन पुनर्जागरण के समय और उसके बाद में गद्य में लिखना शुरू हुआ, और लैटिन भाषा में जिसकी शुरुआत की थी, यानी गद्य लिखने की जो शुरुआत की थी, वह किसके द्वारा शुरू की गई थी? बोकाशियो के द्वारा शुरू की गई। इसलिए बोकाशियो को लैटिन गद्य का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी है, बोकाशियो की प्रमुख रचना डेकोमेरोन है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ये 100 कहानियों का संग्रह है। इसमें ब्लैक डेथ का जिक्र किया गया है। ब्लैक डेथ, ये यूरोप में एक महामारी आई थी, प्लेग नामक महामारी, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। तो उसका जिक्र भी इन्होंने अपनी साहित्यिक जो रचना है डेकोमेरन उसमें किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सी है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्रिंस द डिस्कोर्स ऑन लिवी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो देखिए, द प्रिंस और डिस्कोर्स ऑन लिवी ये रचना है मैकियावेली को, और मैकियावेली को आधुनिक चाणक्य भी कहा जाता है। आधुनिक चाणक्य भी कहा जाता है, और इन्हें आधुनिक जो राजनीतिक विज्ञान है उसका जनक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अनेक राजाओं के सचिव रहे थे, इसलिए इनको राजनीति की अच्छी जानकारी थी। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वह है द प्रिंस, जिसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात मैकियावेली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी काव्य का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, अंग्रेजी काव्य का जनक कहा जाता है जाफरी चौसर को कहा जाता है। और जाफरी चौसर की जो प्रमुख रचना है वह है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स, इसके अंतर्गत 24 कहानियों का संग्रह है। और इसमें क्या होता है कि विभिन्न समाज के लोग हैं, वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और एक दूसरे को कहानी कहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं कहानियों का संग्रह है, वह कैंटरबरी टेल्स में है, जिसकी रचना की थी जाफरे चौसर ने। और इन्हें अंग्रेजी काव्य का जनक कहा जाता है। और सर्वप्रथम जो सोनेट की रचना, 14 पंक्तियों की जो कविता होती है, उसकी रचना का श्रेय भी किसको दिया जाता है? चौसर को दिया जाता है। अंग्रेजी के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम सोनेट लिखने का जो श्रेय दिया जाता है वह किसको दिया जाता है? चौसर का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात अंग्रेजी काव्य के जनक किसको कहा जाता है? जाफरे चौसर को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यूटोपिया नामक काल्पनिक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, यूटोपिया नामक जो ग्रंथ है, इसमें यूटोपिया एक काल्पनिक द्वीप होता है, जिसमें आदर्श समाज की बात की गई है। आदर्श समाज की जो कहानी है उसका वर्णन किया गया है, और इसके जो रचनाकार हैं वह है सर टॉमस मूर। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। इसके अतिरिक्त ये जो रचना है यूटोपिया, इसे सबसे पहले लैटिन में लिखा गया था, बाद में इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर की प्रमुख रचना कौन सी है? देखिए, विलियम शेक्सपियर ये अंग्रेजी साहित्य के जाने माने और फेमस साहित्यकार हुए हैं, और इनके द्वारा 3 प्रकार के नाटक लिखे गए हैं। सबसे पहले आते हैं ट्रेजेडीज, यानी दुखांत। दुखांत में इनके जो प्रमुख नाटक आ जाते हैं उनमें आ जाते हैं मैकबेथ आ जाता है, हेमलेट आ जाता है, ओथेलो आ जाता है, और किंग लियर आ जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ सुखांत लिखे, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉमेडीज। और इनकी जो प्रमुख कॉमेडीज आ जाती है उनमें आ जाती है एज यू लाइक इट, ये इनकी प्रमुख कॉमेडी है। इसके अलावा एक आ जाती है ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। तीसरी इनकी जो प्रमुख कॉमेडी है वह है ट्वेल्थ नाइट। इसके अलावा एक और इनकी प्रमुख कॉमेडी है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। द कॉमेडी ऑफ एरर्स है वो इनकी प्रमुख कॉमेडी है। इसके अलावा इन्होंने कुछ इतिहास से संबंधित भी साहित्य लिखे, जिनमें प्रमुख आ जाते हैं रिचर्ड तृतीय। इसके अलावा हेनरी फोर्थ। हेनरी फोर्थ के 2 पार्ट थे, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है। इसके अलावा एक और इनका इतिहास से संबंधित ग्रंथ आ जाता है हेनरी फिफ्थ। तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट रचना है ये भी विलियम शेक्सपियर की है, रोमियो एंड जूलियट। हेमलेट भी ये इनकी प्रमुख ट्रेजेडी है शेक्सपियर की। मैकबेथ भी एक प्रमुख ट्रेजेडी है। लेकिन ये चौथा ऑप्शन है फेरी क्वीन, ये विलियम शेक्सपियर की रचना नहीं है,
इसके रचनाकार हैं एडमंड स्पेंसर। इसलिए यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय है ये विलियम शेक्सपियर की रचना है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्रिस्टोफर मार्लो की प्रमुख रचना कौन कौन सी है। तो देखिए तैमूर लंग द ग्रेट भी क्रिस्टोफर मार्लो की प्रमुख रचना है, एडवर्ड द्वितीय भी मार्लो की प्रमुख रचना है, द जू ऑफ माल्टा भी मार्लो की प्रमुख रचना है, डॉक्टर फोस्टस भी इनकी प्रमुख रचना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात 1 2 3 4 चारों ही क्रिस्टोफर मार्लो की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व नागरिक और मानवतावादियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। देखिए विश्व नागरिक या मानवतावादियों का राजकुमार कहा जाता है, इरेस्मस को कहा जाता है। और इन इरेस्मस है ये डच के साहित्यकार थे और इनकी एक प्रमुख रचना है इन द प्रेज ऑफ फॉली, यानी मूर्खता की प्रशंसा। हिंदी अनुवाद हो गया इसका मूर्खता की प्रशंसा। यदि हम बात करें मानवतावादियों का जनक, तो जनक कहा जाता है पेट्रार्क को। सर्वेंटीज है ये एक स्पेनिश साहित्यकार है और इनकी जो प्रमुख रचना है वह है डॉन क्विक्सोट, ये इनकी प्रमुख रचना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा विश्व नागरिक या मानवतावादियों का राजकुमार कहा जाता है डच साहित्यकार इरेस्मस को, जिनकी प्रमुख रचना है इन द प्रेज ऑफ फॉली, अर्थात मूर्खता की प्रशंसा। अब हम चर्चा करेंगे पुनर्जागरण का कला पे प्रभाव है उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हम चर्चा करेंगे। चाहे वह स्थापत्य कला हो, मूर्ति कला हो, चित्रकला हो या संगीत के क्षेत्र से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो स्थापत्य कला से संबंधित जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिलिपो ब्रुनेल्स्की के संबंध में सत्य है। ऑप्शन ए है रेनेसा कालीन स्थापत्य कला के प्रथम प्रवर्तक, ये बिल्कुल सही है। क्यों कहा जाता है, तो देखिए रेनेसा और पुनर्जागरण से पहले स्थापत्य कला की जो शैली विकसित थी वह थी क्लासिकल शैली। क्लासिकल शैली हुआ करती थी और क्लासिकल शैली में क्या होता था कि मेहराब है वो गोल बनाया जाता था, गोल मेहराब बनाया जाता। लेकिन फिलिपो के द्वारा क्या किया गया, यानी रेनेसा के समय में जो शैली है इनके द्वारा गोथिक शैली का विकास किया गया। गोथिक शैली में स्थापत्य कला का विकास किया गया। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो मुख्य अंतर होता है इसमें जो मेहराब है वो नुकीले होते हैं, नुकीले मेहराब का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा यदि हम गोथिक शैली की बात करें तो गोथिक शैली के अंतर्गत साज सज्जा और जो श्रृंगार है उसके ऊपर अधिक बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त पत्थर के स्थान पर गोथिक शैली में लकड़ी का प्रयोग किया गया था, तो ये प्रमुख अंतर था। दूसरा ऑप्शन भी है कि इन्होंने फ्लोरेंस के कैथेड्रल गुंबद का डिजाइन तैयार किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संत पीटर का गिरजाघर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए है ये मध्यकालीन स्थापत्य का उदाहरण है, तो बिल्कुल गलत है क्योंकि संत पीटर का गिरजाघर है ये रेनेसा कालीन जो स्थापत्य कला है उसका प्रमुख उदाहरण है। ऑप्शन सी है कि इसे केवल राफेल ने बनाया था, तो ये भी गलत है क्योंकि इसका जो निर्माण है ये निकोलस पंचम के द्वारा शुरू किया गया था और इसके जो पहले वास्तुकार थे वह थे ब्रेमेंट, ब्रेमेंटे ने इसकी शुरुआत की थी और इसके बाद में माइकल एंजेलो और राफेल के द्वारा भी इसके निर्माण में प्रमुख योगदान दिया गया था। तो केवल राफेल ने बनाया ये गलत है। इसके अतिरिक्त निकोलस पंचम, ब्रेमेंटे, एंजेलो और राफेल जैसे वास्तुकार का भी प्रमुख योगदान रहा है। यह यूरोप का सबसे पुराना गिरजाघर है, ये भी गलत है क्योंकि यूरोप का जो सबसे पुराना गिरजाघर है ये 4वीं शताब्दी में बनाया गया था रोम में और इसका नाम है सेंट बेसिलिका। सेंट बेसिलिका है ये यूरोप का सबसे पुराना गिरजाघर है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात जो संत पीटर का गिरजाघर है ये रेनेसा कालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि रेनेसा कालीन मूर्ति कला का जनक किसे कहा गया है। तो देखिए रेनेसा कालीन जो मूर्ति कला का जनक कहा गया है वो कहा गया है डोनातेलो को कहा गया। क्यों कहा गया है कि इन्होंने सबसे पहले धार्मिक विषय को छोड़कर प्राकृतिक और बच्चों की मूर्तियां बनाई, इसीलिए इनको मूर्ति कला का जनक कहा जाता है। और इनकी जो प्रमुख मूर्ति है वह है वेनिस के संत मारक की आदमकद मूर्ति, ये इनकी जो है प्रमुख मूर्ति है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, अर्थात रेनेसा कालीन जो मूर्ति कला का जनक है वो कहा जाता था डोनातेलो को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस के गिरजाघर के लिए सुंदर दरवाजे किसने तैयार किए थे। तो देखिए फ्लोरेंस के गिरजाघर के लिए सुंदर दरवाजे तैयार किए गए थे गिबर्ती के द्वारा। और गिबर्ती ने जो ओल्ड टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट है बाइबल का जो भाग है ओल्ड टेस्टामेंट,
उसमें वर्णित जो दृश्य हैं उनका नामांकन किया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गिबर्ती द्वारा तैयार किए गए जो दरवाजे थे जिन्हें फ्लोरेंस के गिरजाघर में रखा गया था, उसके लिए किसने कहा था कि स्वर्ग के द्वार पर रखे जाने योग्य हैं? तो देखिए, गिबर्ती के द्वारा तैयार दरवाजों को स्वर्ग के द्वार पर रखे जाने योग्य बताया था माइकल एंजेलो ने। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति माइकल एंजेलो की थी? देखिए, माइकल एंजेलो एक वास्तुकार, मूर्तिकार और पुनर्जागरण के प्रमुख चित्रकार हुए हैं और इनके द्वारा 3 प्रमुख मूर्तियां बनाई गई थी। सबसे पहले आ जाती है डेविड, ये बाइबल के एक नायक है, उनकी मूर्ति बनाई गई थी। पाइटा, पाइटा नामक जो उनकी मूर्ति है, इसमें जो वर्जिन मैरी होती है वो ईसा मसीह, यीशु के जो मृत शरीर है उसको अपने गोद में लिए हुए, और मूसा ये है, ये यहूदियों के पैगंबर है। तो इन तीनों ही मूर्तियों का निर्माण है ये माइकल एंजेलो के द्वारा किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का चित्रकला पर प्रभाव है, तो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन्हीं के आधार पर हमें सही कोट का चुनाव करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला कथन है वह है कि पुनर्जागरण काल के चित्रकारों ने मजहबी विषय वस्तु यानी धार्मिक विषय वस्तु को नहीं छोड़ा, लेकिन उन चित्रों का प्रस्तुतिकरण मानवीय और लौकिक था। तो ये कथन बिल्कुल सही है, इन्होंने धार्मिक विषय वस्तु को जरूर अपनाया, लेकिन चित्रों का जो प्रस्तुतिकरण था वह मानवीय और लौकिक था। दूसरा कथन है कि प्लास्टर और लकड़ी के फलक के स्थान पर कैनवास का इस्तेमाल किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। कैनवास एक टाइप का कपड़ा होता है, इसके ऊपर चित्र बनाए गए। इसके अलावा तेल चित्रों अर्थात ऑयल पेंटिंग की शुरुआत भी पुनर्जागरण के समय में ही हुई थी। तो यहाँ पर कथन 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है? तो देखिए, चित्रकला का जो जन्मदाता कहा जाता है ये कहा जाता है जिएटो को। क्यों कहा जाता है जिएटो को चित्रकला का जन्मदाता? क्योंकि इन्होंने धर्म से मुक्त जन साधारण के चित्र बनाए और इनकी जो प्रमुख चित्रों में आ जाता है, एक तो आ जाता है कि चिड़ियों को उपदेश देते संत फ्रांसिस का चित्र इन्होंने बनाया। ठीक है, दूसरा इनका जो प्रमुख चित्र है वह है निर्दोषों की हत्या, निर्दोषों की हत्या। इसके अलावा इन्होंने एक मक्खी का चित्र भी बनाया था और वह इतना यथार्थ था कि इनके गुरुजी थे सिमेबू, जब इन्होंने ये चित्र देखा तो उनको लगा कि ये कोई काल्पनिक चित्र या चित्र नहीं है, रियल में एक मक्खी है। तो यहाँ पर जो चित्रकला का जो जन्मदाता माना गया है पुनर्जागरण के काल में वह माना गया है जिएटो को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लियोनार्डो दा विंची की पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए, लियोनार्डो विंची की जो पुस्तक है मोनालिसा, ये इनकी एक पेंटिंग है। लास्ट सपर भी इनकी एक पेंटिंग है। वर्जिन ऑफ द रॉक्स भी इनकी एक पेंटिंग है। तो 3 ये प्रमुख क्या है, लियोनार्डो विंची की पेंटिंग है और ट्रीटाइस ऑन पेंटिंग ये इनकी एक पुस्तक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। तो देखिए, लियोनार्डो विंची है ये अपने समय के इंजीनियर, वास्तुकार, चित्रकार सब कुछ थे। तो मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे ये पुनर्जागरण काल के और इनके द्वारा 3 प्रमुख चित्र बनाए गए थे, मोनालिसा, लास्ट सपर और वर्जिन ऑफ रॉक्स। और इनकी जो पुस्तक थी वह थी ट्रीटाइस ऑन पेंटिंग। मोनालिसा चित्रकला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, मोनालिसा है ये एक चित्र है, इटालियन व्यक्ति है जियोकोंडा, उनकी पत्नी का चित्र है और इसको कहा जाता है ले जैकोंदा, ले जैकोंदा, जिसका अर्थ होता है कौतुकमयी अर्थात रहस्यमयी मुस्कान, रहस्यमयी मुस्कान। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात रहस्यमयी मुस्कान। इसके अतिरिक्त जो मोनालिसा है इसके बारे में मैं बता दूं, ये वर्तमान में लूव म्यूजियम, लूव जो म्यूजियम है यह म्यूजियम है पेरिस में। क्या हुआ था कि जब नेपोलियन जो बोनापार्ट था, नेपोलियन जो बोनापार्ट था, जब उसने इटली पर आक्रमण किया था तो इस पेंटिंग को लेके चला गया था पेरिस में और लूव जो म्यूजियम है उसमें इसको रख दिया था। लेकिन 1911 में एक इटालियन व्यक्ति के द्वारा इसको चुरा लिया गया था, लेकिन 1913 में इसे पुनः प्राप्त करके वापस से कहां पे रख दिया गया है, लूव जो म्यूजियम है उसमें रख दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि लास्ट सपर पेंटिंग में क्या दर्शाया गया है? तो देखिए, लास्ट सपर जो पेंटिंग है ये भी विंची की एक प्रमुख पेंटिंग है। लास्ट सपर का मतलब होता है अंतिम भोज, हिंदी में कहते हैं इसे अंतिम भोज। तो यहाँ पर जो जीसस है और उनके जो अनुयायी है 12 अनुयायी, उनके साथ उनको भोजन करते हुए दिखाया गया है
और इनका एक अनुयायी होता है जूडस, शिष्य होता है, जो इनको बाद में धोखा देता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्जिन ऑफ द रॉक्स पेंटिंग में किसका चित्रण किया गया। देखिए वर्जिन ऑफ द रॉक्स ये भी विंची की एक प्रमुख चित्र है, और इसके अंतर्गत क्या था, वर्जिन जो मैरी है वो शिशु ईसा को अपनी गोद में लिए हुए हैं, तो ये दर्शाया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि वह है कि माइकल एंजेलो ने किस चर्च की छत पर बाइबल पर आधारित 145 चित्र बनाए थे। देखिए माइकल एंजेलो एक प्रमुख मूर्तिकार भी हैं, जिनकी अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। ये एक प्रमुख चित्रकार भी थे, और इनके द्वारा सिस्टाइन जो चर्च है उसकी छत के ऊपर 145 चित्र बनाए थे। ये बाइबल के अंतर्गत जो प्रकृति के जन्म से लेकर और प्रलय तक के, मानव के जन्म से लेकर और प्रलय तक के इसमें चित्र दर्शाए गए हैं, 145 चित्र, जिसमें लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन इनका प्रमुख चित्र है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि निम्न में से कौन सा चित्र राफेल से संबंधित है। तो देखिए राफेल से संबंधित एथेंस का स्कूल है, इस चित्र का निर्माण भी राफेल के द्वारा किया गया था। मैडोना से तात्पर्य होता है जीसस क्राइस्ट की माँ, जीसस जो क्राइस्ट है उनकी माँ को मैडोना कहा गया। तो ये चित्र भी बनाया गया था राफेल के द्वारा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। पुनर्जागरण काल में संगीत का मुख्य विकास किस शताब्दी में हुआ था। तो देखिए पुनर्जागरण काल में संगीत का जो मुख्य विकास है ये 16वीं शताब्दी में हुआ था, और इस समय में चर्च के अंतर भी संगीत को महत्व दिया गया था। इसको प्रोत्साहन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे मार्टिन लूथर थे, और चर्च के अंतर्गत जो सबसे पहले जिन्होंने म्यूजिक को या संगीत को अनुमति दी वह थे सेंट एम्ब्रोज थे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि पुनर्जागरण युग का महान संगीतकार कौन था। तो देखिए पुनर्जागरण युग का महान संगीतकार था पॉलेस्ट्रीना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। देखिए अब हम चर्चा करेंगे कि पुनर्जागरण का विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रभाव था, उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है। तो देखिए आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है कोपरनिकस को। इनकी एक पुस्तक है द कंसर्निंग द रिवोल्यूशन ऑफ हेवनली बॉडीज। देखिए कोपरनिकस के द्वारा इस पुस्तक में एक सिद्धांत दिया गया था, और उस सिद्धांत का नाम था हीलियोसेंट्रिक। इससे पहले जो सिद्धांत था जियोसेंट्रिक, ये सिद्धांत था टोलमी का, और इस सिद्धांत का इन्होंने क्या किया था, खंडन किया था। देखिए जियोसेंट्रिक में कहा गया था कि जो सौर मंडल है उसके केंद्र में है पृथ्वी, और जो अन्य ग्रह हैं ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कोपरनिकस ने अपनी पुस्तक में इस सिद्धांत का खंडन किया और एक नया सिद्धांत दिया हीलियोसेंट्रिक, और इन्होंने बताया कि सौर मंडल के जो केंद्र बिंदु में है वह पृथ्वी नहीं सूर्य है, और पृथ्वी की तरह अन्य ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एक वैज्ञानिक थे ब्रुनो, इन्होंने इनके सिद्धांत का समर्थन किया था, और इसके विरोध में 1600 ईस्वी में इटली में इनको जिंदा जला दिया गया था। लेकिन बाद में जॉन केपलर के द्वारा गणितीय आधार पर इस सिद्धांत की क्या की गई थी, पुष्टि की गई थी। इसलिए आधुनिक जो खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है वह कहा जाता है कोपरनिकस को। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर की शारीरिक रचना का पहला विस्तृत विवरण प्रदान करने के लिए जाना जाता है, और उसने एक पुस्तक लिखी थी कंसर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडीज। देखिए पुनर्जागरण की जो दो प्रमुख पुस्तकें हैं उनमें एक तो आ जाती है कंसर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडीज, दूसरी प्रमुख पुस्तक है वो कोपरनिकस की मानी जाती है, और इस पुस्तक के लिखने वाले थे वेसेलियस थे। कंसर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडीज है, इस पुस्तक की रचना की थी वेसेलियस के द्वारा की जाती थी। कई जगह आपको विसेलियस भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो सूची दी हुई है और हमें वैज्ञानिकों और उनके आविष्कार जो है उनकी खोज को मिलान करना है। पहले आ जाते हैं देकार्ते। तो देखिए देकार्ते के द्वारा बीज गणित का जो ज्यामितीय प्रयोग है वो करना सिखाया था। आइजक न्यूटन, इनके द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था, और इनकी एक पुस्तक भी है प्रिंसिपिया। हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण को समझाया गया था।
गैलीलियो, इन्होंने पेंडुलम का सिद्धांत दिया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने दूरबीन का आविष्कार भी किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ए के साथ मिला हुआ 1, बी के साथ 2, सी के साथ 3, डी के साथ 4, और ये है ऑप्शन डी में। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। देखिए, मानवतावाद है, ये पुनर्जागरण की एक प्रमुख विशेषता थी। पुनर्जागरण से पहले क्या होता था, जो केंद्र में था वह ईश्वर था, या हम कह सकते हैं धर्म था। लेकिन पुनर्जागरण के समय में क्या हुआ कि केंद्र में कौन आ गया, मानव आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि मानव के जो चिंतन का विषय है वह स्वयं कौन हो गया, मानव हो गया, मनुष्य हो गया, और इसे ही मानवतावाद कहा जाता है। और मानवतावाद से संबंधित जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वह है कि मानवतावाद का अर्थ क्या है। और इसमें 4 कथन दिए हुए हैं और इसी के आधार पर हमें सही कूट का चुनाव करना है। तो देखिए, पहला कथन दिया हुआ है मानव जीवन में रुचि लेना। देखिए, पुनर्जागरण में जो केंद्र में था वह अब मानव था, इसलिए मानव जीवन के अंदर जो रुचि लेना, ये मानवतावाद का प्रमुख अर्थ हम यह कह सकते हैं विशेषता थी। मानव जीवन के अंदर रुचि लेना, इसके अतिरिक्त मानव की समस्याओं का अध्ययन करना और उनको हल करना, साथ ही मानव जीवन का जो महत्व है उसको स्वीकार करना। देखिए, पुनर्जागरण से पहले जो कार्य किए जाते थे वो धर्म को केंद्र में रखकर किए जाते थे, और मनुष्य अपने इस जीवन के लिए कोशिश ना करके पारलौकिक जो जीवन है, यानी मृत्यु के बाद में जो जीवन मिलने वाला है, उसके लिए ज्यादा कार्य करते थे। लेकिन पुनर्जागरण के समय में क्या परिवर्तन हुआ, मनुष्य अपने इहलौकिक यानी इसी लोक में अपना जीवन कैसे सुधारा जाए उसके ऊपर विचार करने लगा। साथ ही मानव जीवन को कैसे सुधारा जाए और उसको कैसे उन्नत बनाया जाए, इसके लिए प्रयास करना, यही मानवतावाद है। तो यहाँ पर कथन 1, 2, 3 और 4 चारों ही सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानवतावाद के संबंध में सत्य कथन है। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है मानववाद शब्द की उत्पत्ति इटालियन एक वर्ड है ह्यूमिनिटास उससे हुई है, जिसका तात्पर्य होता है उन्नत ज्ञान। अर्थात मानव का किस प्रकार से ज्ञान या उसका जो सर्वांगीण जीवन है उसको किस प्रकार से उन्नत किया जाए, यही मानवतावाद है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सत्य है। सेकंड है पेट्रार्क को मानवतावाद का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर यह कथन भी सत्य है। तो देखिए, पेट्रार्क को तो माना जाता है, मानवतावाद का जनक माना जाता है। जबकि यदि हम बात करें इरेस्मस, इरेस्मस को मानवतावादियों का राजकुमार कहा गया है, और इरेस्मस को विश्व नागरिक भी कहा है। प्रीवियस क्वेश्चनों में हमने इसकी चर्चा की थी। तीसरा कथन है कि मानवतावाद का उदय और विकास पुनर्जागरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यहाँ पर भी ये कथन सत्य है। तो यहाँ पर कथन ए, बी और सी तीनों ही सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात ऑप्शन डी। अब हम चर्चा करेंगे कि पुनर्जागरण के परिणाम से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पुनर्जागरण के परिणाम से संबंधित आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है पुनर्जागरण के प्रमुख परिणाम है। और यहाँ पर 3 कथन दिए हुए हैं और इसी की सहायता से हमें सही कूट का चुनाव करना है। देखिए, पुनर्जागरण का जो प्रमुख परिणाम है वह है स्वतंत्र चिंतन का विकास। ये सत्य है, क्योंकि पुनर्जागरण से पहले जो मनुष्य था यह रूढ़िवादी था, अंधविश्वासी था। लेकिन पुनर्जागरण के समय में मनुष्य ने रूढ़िवाद के स्थान पर महत्व दिया तर्क को महत्व दिया, अंधविश्वास के स्थान पर महत्व दिया वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व दिया, और इसी वजह से स्वतंत्र चिंतन का क्या हुआ, विकास हुआ। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो चर्च है उसकी प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंचा और मनुष्य के द्वारा अनेक भौगोलिक खोजें की गई। तो यहाँ पर कथन 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भौगोलिक खोजों में किन 2 देशों की प्रमुख भूमिका रही। तो देखिए, यदि हम यूरोप की चर्चा करें, यूरोप में 2 ऐसे देश थे, एक तो है स्पेन और दूसरा है पुर्तगाल। ये 2 ऐसे देश हैं, इन्होंने बढ़ चढ़कर भौगोलिक खोजों में भाग लिया और इनकी प्रमुख भूमिका रही। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, अर्थात पुर्तगाल और स्पेन ये 2 ऐसे देश हैं जिनकी भौगोलिक खोजों में प्रमुख भूमिका रही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजकुमार हेनरी, जिन्हें नाविक के नाम से जाना जाता है, संबंधित है। देखिए, राजकुमार हेनरी या इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंस हेनरी भी कहते हैं, इनको नाविक अर्थात द नेविगेटर कहा जाता था।
और इन्होंने भौगोलिक खोजों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी वजह से इन्हें नाविक या द नेविगेटर के नाम से जाना जाता था। और इनका संबंध था पुर्तगाल, ये पुर्तगाल के राजकुमार थे। और इन्होंने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने के लिए एक नाविक स्कूल की भी स्थापना की पुर्तगाल में। इसके अतिरिक्त इन्होंने 1442 ईस्वी में उत्तरी अफ्रीका का जो तट है उसकी खोज के लिए एक अभियान भेजा, लेकिन यह अभियान बीच में ही रह गया और उसकी वजह थी प्रिंस हेनरी की मृत्यु। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, अर्थात राजकुमार हेनरी का जो संबंध था यह था पुर्तगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने कैप ऑफ स्ट्रॉम को पार किया और उसमें सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम रखा कैप ऑफ गुड होप। तो देखिए, जब पुर्तगाल में प्रिंस हेनरी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जो भौगोलिक खोजों को आगे बढ़ाने का काम किया वह थे कैप्टन डियाज। कैप्टन डियाज, जिन्हें बार्थोलोम्यू डियाज के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा 1488 में जहां पर प्रिंस हेनरी ने कार्य छोड़ा था उसको आगे बढ़ाया। प्रिंस हेनरी के द्वारा बनाए गए इस नक्शे को फॉलो करते हुए और ये अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर गए और यहां पर इन्होंने इसका नाम रखा कैप ऑफ स्ट्रॉम। कैप ऑफ स्ट्रॉम नाम रखा। लेकिन जो पुर्तगाल के शासक थे जॉर्ज द्वितीय, इनके द्वारा इनका नाम रखा गया, इस स्थान का नाम रखा गया कैप ऑफ गुड होप। और बार्थोलोम्यू डियाज पहले व्यक्ति थे जो दक्षिण अफ्रीका के अंतिम छोर तक पहुंचे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की? तो देखिए, पुर्तगाल के समान ही स्पेन ने भी भारत की खोज के लिए अपने अनेक अभियान भेजे, खास करके भारत की खोज के लिए। और ऐसे ही एक नाविक थे कोलंबस। कोलंबस भी भारत की खोज के लिए 3 अगस्त 1492 ईस्वी को अपने 3 जहाज पिंटा, नीना और सेंट मारियो को लेकर और ये रवाना होते हैं। शुरुआत में ये दक्षिण की तरफ जाते हैं और दक्षिण के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि कैनरा आइसलैंड है और इस कैनरा आइसलैंड के ऊपर पहुंचने के पश्चात ये पश्चिम की ओर यात्रा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये रास्ता भटक जाते हैं और ये जाते हैं अमेरिका के अंदर जो वेस्ट इंडीज है वहां पर जो बहामास द्वीप है वहां तक ये पहुंचते हैं और ये यहाँ पर पहुंचते हैं 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को। यहाँ पर पहुंचने के पश्चात इनके द्वारा कुछ पेड़ पौधों को, कुछ पक्षियों को और मनुष्यों को अपने साथ लिया जाता है और ये वापस पहुंचते हैं स्पेन। स्पेन पहुंचकर ये बताते हैं कि इनके द्वारा भारत को खोज लिया गया, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इन्होंने भारत को नहीं खोजा बल्कि एक अलग ही दुनिया को इन्होंने खोज लिया। अलग दुनिया या नई दुनिया इसलिए कहा गया कि जो ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका है, इससे पहले ये जो अफ्रीका, यूरोप और जो एशिया महाद्वीप थे इनसे अनभिज्ञ थे। तो अमेरिका की खोज का जो श्रेय दिया जाता है यह दिया जाता है कोलंबस को दिया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह इतावली कप्तान कौन था जिसने वेनेजुएला मैक्सिको की खाड़ी को खोजा और यूएसए का नाम अमेरिका उसके नाम पर पड़ा? देखिए, इतावली कप्तान थे अमेरिगो द वेस्पुची। इन्होंने पेरिस की तरफ से यात्रा की थी और पेरिस की तरफ से यात्रा करते हुए ये दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट तक पहुंचते हैं और ये पहले व्यक्ति थे जो दक्षिणी अमेरिका या अमेरिका की मुख्य भूमि पर जाते हैं। इससे पहले जो कोलंबस आए थे, कोलंबस अमेरिका की मुख्य भूमि तक नहीं पहुंचे थे, यह केवल बहामा द्वीप तक पहुंचे थे और इन्हीं के नाम पर इन महाद्वीपों का नाम रखा गया अमेरिका। यह उत्तरी अमेरिका कहलाया और यह कहलाया दक्षिणी अमेरिका। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय दिया जाता है। देखिए, स्पेन के तो व्यक्ति थे कोलंबस जो भारत को खोजने के लिए निकले थे, लेकिन उन्होंने खोजा अमेरिका को। उसके बाद में पुर्तगाल के एक नाविक हुए हैं। पुर्तगाल के द्वारा एक नाविक को भेजा गया जिसका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पुर्तगाल से चलते हैं 8 जुलाई 1497 को 4 जहाज और 170 व्यक्तियों के साथ में और लिस्बन से अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं और इनके जहाज का नाम था साओ गैब्रियल जिसका नेतृत्व ये स्वयं कर रहे थे। इसके अलावा
साओ राफेल, तीसरा इनका जहाज था बेरियो, और एक एनाम जहाज था, ये आपूर्ति के लिए रखा हुआ था इन्होंने। तो इस प्रकार ये 4 जहाज के द्वारा अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और बार्थोलोमेव, जो इससे पहले जो पुर्तगाली नाविक थे, उनके द्वारा बनाए गए नक्शे की ओर ये चलते हैं और ये पहुंचते हैं कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप को आगे पार करने वाले पहले व्यक्ति थे वास्को डी गामा, और ये अफ्रीका के पूर्वी तट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो वर्तमान में केन्या है, यहाँ पर एक द्वीप है मिलिंद, इस द्वीप पर ये ठहरते हैं और इनको एक पथ प्रदर्शक मिल जाते हैं, अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद ये गुजराती व्यापारी थे, नाविक थे, और ये इनकी सहायता करते हैं भारत पहुंचने में। और यहाँ से ये अपना आगे का सफर शुरू करते हैं और 20 मई 1498 ईस्वी को ये पहुंचते हैं भारत के जो केरल में मालाबार तट है वहां पर पहुंचते हैं। और वहां के जो राजा होते हैं जमोरिन, वो इनका स्वागत करते हैं। तो इस प्रकार से 20 मई 1498 ईस्वी में जो वास्को डी गामा थे वह भारत पहुंचे, और 29 अगस्त 1498 ईस्वी को ये वापस रवाना होते हैं पुर्तगाल के लिए। फिर एक बार 1502 में ये पुनः भारत आते हैं और 1524 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह है पुर्तगालियों के द्वारा भारत को खोजा गया था, क्योंकि पुर्तगालियों का ही नेतृत्व करते हुए वास्को डिगामा है ये भारत पहुंचा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? देखिए मैगलन है, ये एक पुर्तगाली यात्री था, लेकिन इसने यात्रा की है स्पेन की तरफ से। स्पेन की तरफ से 1519 ईस्वी में ये अपने 5 जहाज लेकर चलता है, और जो दक्षिणी अमेरिका है इसके पूर्वी तट की ओर जाते हुए यह जो जल डमरू है मैगलन, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था मैगलन, जो कि अटलांटिक महासागर और जो प्रशांत महासागर है उसको अलग करता है। यहाँ से गुजरते हुए ये जाते हैं फिलीपींस की ओर जाते हैं। देखिए पृथ्वी गोल है, तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब ये यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पर ही पहुंचेंगे, क्योंकि पृथ्वी कैसी है, गोल। यहाँ पर जो फिलीपींस है वहां पर इनका झगड़ा हो जाता है और इसमें ये मारे जाते हैं। लेकिन इसके जो बाकी साथी हैं वह अपनी यात्रा पूरी करते हैं और वो कैप ऑफ गुड होप होते हुए वापस से पुनः 1522 ईस्वी में कहाँ पर पहुंचते हैं, स्पेन पहुंचते हैं। संसार की जल यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बने मैगलन। साथ ही इस जल यात्रा से ही प्रूव हुआ था कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। आप चाहे से पश्चिम की तरफ यात्रा करें, चाहे से पूर्व की तरफ यात्रा करें, आप घूमकर वहीं पर लौटेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 सूची दी हुई है और दोनों सूचियों को हमें मिलान करना है। पहली सूची में खोजकर्ताओं का नाम दिया हुआ है और दूसरी सूची में दिया हुआ है मार्ग, उनको हमें सुमेलित करना है। तो देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की यात्रा की थी। ये स्पेन से चले थे, अटलांटिक महासागर को पार करते हुए शुरुआत में हमने देखा कि दक्षिण की तरफ चले थे, लेकिन फिर बाद में इन्हें पश्चिम की तरफ मुड़ गए थे और ये पहुंचे थे बहामा द्वीप पहुंचे थे, वेस्ट इंडीज के बहामा द्वीप। तो यहाँ से एक के साथ जो मिलान हो जाएगा वह हो जाएगा 2 का। दूसरे हैं बार्थोलोमी डियाज। बार्थोलोमी डियाज के बारे में अभी हमने चर्चा की थी कि ये दक्षिण अफ्रीका के सबसे जो दक्षिणतम भाग है वहां पर जा पर ये पहुंचे थे और उस स्थान का नाम दिया इन्होंने कैप ऑफ गुड होप। देखिए कैप ऑफ गुड होप तो नाम दिया था पुर्तगाल के शासक ने, पहले इन्होंने नाम दिया था कैप ऑफ स्ट्रॉम, बाद में इसका नाम बदल कर दिया गया था कैप ऑफ गुड होप। तो यहाँ पर जो बी के साथ मिलान हो जाता है 1 का। मैगलन, इन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया था, तो समुद्री यात्रा के द्वारा विश्व भ्रमण का जो श्रेय दिया जाता है वह दिया जाता है मैगलन को दिया जाता है। वास्को डिगामा, इन्होंने दक्षिणी अफ्रीका के सबसे दक्षिण भाग से घूमकर और मालाबार तट तक पहुंचे थे 20 मई 1498 ईस्वी को, और ये भारत पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे समुद्री यात्रा के द्वारा। तो यहाँ पर डी का मिलान हो जाएगा 4 से, A2 B1 C3 और D4 दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। देखिए इस वीडियो में हमने चर्चा की पुनर्जागरण से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम औद्योगिक क्रांति से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त आप हमें एक्स जो फॉर्मर ट्विटर है उसके ऊपर फॉलो कर सकते हैं। इसके ऊपर हम डेली MCQs लेके आते हैं जनरल नॉलेज से संबंधित। इसके अतिरिक्त
करंट अफेयर और डेली न्यूज एनालिसिस के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो आप हमें एक्स के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप हमें टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।